अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसनैन अहमद। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा ट्रांसजेंडर एक्ट। इसमें मैं सबसे पहले आपको ट्रांसजेंडर एक्ट की हिस्ट्री बताऊंगा, फिर पाकिस्तान में कौन कौन से लॉ हैं अब तक, उसके अलावा अभी जो हमारा हालिया ट्रांसजेंडर एक्ट आया है उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी बताऊंगा और उसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि हमारे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें ट्रांसजेंडर के साथ क्या सलूक किया जाता है और उनके लिए क्या कवानीन हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसजेंडर की हिस्ट्री के मतलब। अगर हम साउथ एशियन सोसाइटीज़ को देखें तो ख्वाजा सराओं के साथ बहुत ही अच्छा सलूक भी किया जाता रहा कुछ सोसाइटीज़ में, और कुछ सोसाइटीज़ में बहुत बुरा सलूक किया जाता रहा। हम देख सकते हैं कि मुग़ल दौर में हमें काफ़ी ऐसी मिसालें मिल सकती हैं जिसमें उनको काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम ओहदा दिया गया। हम देख सकते हैं कि खुसूसन बादशाह अकबर के दौर में उनको शाही हरमों में नौकरी भी दी गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ एशिया में आ गई तो उसके बाद इनके साथ जो हमारी सोसाइटी का रवैया था वो बिल्कुल चेंज हो गया। आप देख सकते हैं इसकी वाज़ह मिसाल जो एक बरतानवी कंपनी आई, जो बरतानिया वाले जो लोग हैं वो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो हमें ये वाज़ह इनका वो मुनाफिकाना रवैया मिलता है, जिसकी वाज़ह मिसाल 1871 का CTC एक्ट है, जिसके मुताबिक ख्वाजा सरों को ना सिर्फ बराबर हकूक ना दिए गए और उनको मुजरम भी ठहराया गया, और औरत के लिबास मर्द नहीं पहन सकती थी और मर्द का लिबास औरत नहीं पहन सकती थी। इस तरह के और भी कवानीन जारी कर दिए गए जो कि ख्वाजा सरों के हकूक को छीनने के लिए एक काफ़ी हद तक अपना किरदार अदा करते रहे। और खुशकिस्मती से पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब बनी तो 1935 का एक्ट उसमें लागू रहा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस एक्ट को नहीं फॉलो किया। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब जो मामला हमारे सामने पेश आता है ट्रांसजेंडर एक्ट, आप सबको पता है कि जैसे ये अपने नाम से ज़ाहिर है 2018 में ये आया सामने। 18 मई 2018 को ये सेनेट में पेश किया गया और इसको पेश करने वाले दो लोग थे। एक थे ख्वाजा करीम और दूसरी थी रबीना खालिद। जो रबीना खालिद हैं ये पाकिस्तान पीपल पार्टी से बिलोंग करती हैं और इन पर काफ़ी करप्शन के इल्ज़ाम भी हैं। इन्होंने उस वक्त पेश किया और ये बात काबिले मद्देनज़र रखने वाली है कि उस वक्त पाकिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट थी, लाइक कि उस वक्त कोई भी अपोजिशन नहीं थी और कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी जो कि उस वक्त गवर्नमेंट में वो आप ऐसा कह लें कि एक निगरान हुकूमत जैसे थी। तो ये उन हालात में ये ट्रांसजेंडर एक्ट लाया गया और इसे पास भी करवा दिया गया। तब उस वक्त की एक जमात इस्लामी की खातून ने सेनेट में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन वो सिर्फ एक ही थी जिसकी वजह से ये बिल पास हो गया और उसकी आवाज़ दबा ली गई। अब जब 2022 आया तो स्टार्ट में हमारे जो सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं उन्होंने इसके मतलब आवाज़ उठाना शुरू की कि ये गैर शरई है, इसमें LGBTQ को तरजीह दी जा रही है और पाकिस्तान को एक एज अ सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। हत्ता कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है तो उसमें जितने भी कवानीन और रूल्स होने चाहिए वो इस्लाम और उसके इस्लाम में जो इंक्लूड कुरान और सुन्ना है उसकी रोशनी के मुताबिक होने चाहिए। अच्छा, हम अब बात करते हैं कि पाकिस्तान से अब तक इस ट्रांसजेंडर एक्ट से पहले खवातीन जो और मर्द जो कि ख्वाजा सरा की कैटेगरी में आते हैं उनको क्या क्या राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा था। ये बात का ज़ेर गौर है कि बदकिस्मती से हम उनके लिए उनको उसी ज़ुमरे में डालते रहे जो कि हम आम किसी कादियानी को, किसी ईसाई को, लाइक कि वो सब माइनर में आते रहे। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स का है उसी में ही हम इनको डालते रहे और उसके मुताबिक जो है राइट ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट ऑफ बिजनेस, राइट ऑफ एजुकेशन, इस तरह के राइट्स में उनको उसी जुमरे में डालते रहे कि इस जनरल रूल के मुताबिक इन पर भी गवर्नमेंट को लाजम है कि इनको भी सारे हकूक दे। लेकिन 2012 में हम सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट देखते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो हमारा CNIC है, नादरा का जो कार्ड है, उसमें इनको एक अलहदा आइडेंटिटी दी जाए। और उस वक्त 2012 से अब तक आप देखेंगे कि जो हमारे शक्ति कार्ड है उस पर एक थर्ड कैटेगरी भी होती है जो कि ख्वाजा सरा के लिए मखसूस कर दी जाती है। अब हम देखते हैं कि इस्लाम में ख्वाजा सरा के बारे में क्या हकूक हैं। इस्लाम में कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, एक आयत तो उसका मफहूम है मेरे सामने, कि अल्लाह ही की बादशाहत है आसमानों और ज़मीनों में, वो जिसे चाहे पैदा कर देता है और जिसे चाहे मार देता है और जिसे चाहे बेटियां और बेटे अता करता है और जिसे चाहे बांझ कर देता है। बेशक
वो हिकमत व कुदरत वाला है। ये कुरान पाक में वाज़ेह हुक्म है जिसके मैंने मफ़हूम बताया आपको कि अल्लाह ताला के पास इख्तियार है वो किसी भी तरह का चीज़ पैदा कर दे। और इसके अलावा शरीयत जो हमारे पास काफ़ी मिसालें मौजूद हैं। शरीयत कहती है कि जो जिन ख्वाजा सरों में वाज़ेह मर्दों वाली इलामात हैं उन पर जो मर्दों के जो मर्दों के इकाम हैं उन पर वो लागू होते हैं, और जिन ख्वाजा सरों में औरतों के वाज़ेह इलामात पाई जाती हैं उन पर औरतों के जो शरई हकूक़ व फ़राइज़ हैं वो लागू होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक हमारे मुल्ला आते हैं ज़ियाउल हक नक्शबंदी, जो ये कहते हैं कि उसके साथ साथ ज़ियाउल हक नक्शबंदी के साथ 50 से ज़ायद मुफ्तियान ने यह फतवा दिया है कि जिन ख्वाजा सरों में जिस्मानी तौर पर मर्दाना खसूसियात पाई जाती हैं उनका उन ख्वाजा सरों से निकाह जायज़ है जिनमें ज़ाहिरी तौर पर जनाना खसूसियात पाई जाती हैं। और इस फतवे के मुताबिक मज़ीद इसमें ये ऐड करता चलूँ कि आम इलामात वाले ख्वाजा सरा से आम मर्द औरत भी निकाह कर सकते हैं, ये उनका फतवा था। उसके अलावा अगर एक और बात करें जो कि मुझे बाद में करनी चाहिए, जिसमें मैं वो चीज़ ऐड कर दूँ, मैं आपको बाद में जाके इसमें वो चीज़ बताऊंगा कि मैंने बात पहले बता देती। वो ये है कि हमारे पास एक वाज़ेह हदीस है जिसमें वसल्लम फरमाते हैं कि लानत है उन मर्दों पर जो कि औरतों की मशाबत करते हैं और उन औरतों पर जो कि मर्दों की मशाबत करती हैं। ये था हमारा हिस्ट्री कॉलोनियलिज्म के बारे में ज़रा और इस्लाम में। अब हम चलते हैं हमारे बेसिक मसले की तरफ, ट्रांसजेंडर एक्ट। अच्छा, अब मैं मज़ीद टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 3 टर्म्स के बारे में क्लैरिटी देना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ट्रांसजेंडर, वो क्या होते हैं, इंटरसेक्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ क्रॉस ड्रेसेस क्या होते हैं। ट्रांसजेंडर वो होते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके ज़ाहरी अलामात की बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि ये ट्रांसजेंडर मेल है या फीमेल। उसको मैंने कि बचपन से ही उसका फैसला कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। और इंटरसेक्स उसको कहते हैं, उस बच्चे को कहते हैं कि जब वो पैदा होता है और उसके बारे में शक हो कि आया ये बच्चा ट्रांसजेंडर मेल है या फीमेल, और डॉक्टर उस वक्त या डॉक्टर या उसकी फैमिली वाले जो भी हैं उस वक्त ये फैसला ना कर सकें कि ये ट्रांसजेंडर मेल है या ट्रांसजेंडर फीमेल है, उसको हम इंटरसेक्स कहते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है क्रॉस ड्रेसर्स। ये वो लोग होते हैं, ये या उसको हम मर्द कह सकते हैं, जो कि औरतों के ड्रेसेस या औरतों के जो फैशंस हैं वो यूज़ करते हैं। जो वो ऐसी औरतें हम कह सकते हैं जो कि मर्दों की तरह ड्रेस पहनती हैं या मर्दों जैसे शौक रखती हैं। ये 3 टर्म्स आपको उम्मीद क्लियर होगी। अब हम चलते हैं कि सेक्शन 2N ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 का क्या कहता है। गाइस, मैं आपको ले चलता हूँ ट्रांसजेंडर की जो सेक्शन 2N में डेफिनेशंस की गई हैं इस एक्ट के मुताबिक, वो मेरे सामने है। अब मैं उन्हें पढ़ रहा हूँ, उन्हें आप गौर से सुनिएगा। Transgender person is a person who is intersex with mixture of male and female genital features or congenital ambiguities, or unique assigned male at birth but undergoes genital excision or castration। थर्ड में क्या कहा गया है इसके सब क्लास में, a transgender man, transgender woman, ख्वाजा सरा और एनी पर्सन। अभी एनी पर्सन वाला है, इस पर जरा गौर कीजिएगा। और एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन डिफर फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द सेक्स दे वर असाइन एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। अब इसको मैं आपको आम अल्फाज में समझाता हूँ कि ट्रांसजेंडर के जुमरे में 3 लोग आते हैं। पहला वो कि जो जिनको बचपन में ही उनके सेक्स ट्रांसजेंडर मेल या फीमेल सौंप दिए गए कि तुम ट्रांसजेंडर मेल हो और तुम ट्रांसजेंडर फीमेल हो। दूसरे वो लोग थे, वो आम इंसान थे जो कि किसी हादसे की वजह से या किसी जबरी दबाव की वजह से उनके जो आर्गन्स हैं, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको काट दिया जाए या उनके साथ हादसा हो जाए, वो भी ट्रांसजेंडर के जुमरे में आते हैं। इनको हम पंजाबी में और या हम कह सकते हैं कि वो खसी हैं। तीसरे में उन लोगों को इस डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है कि ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ख्वाजा सर और एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन। अब इसमें फॉल्ट डाला गया एनी पर्सन। सेनेटर मुश्ताक अहमद इस मामले पर बहस उठाते हैं कि एनी पर्सन को आपने क्यों राइट दिया। ठीक है, जो एनी पर्सन उसमें कोई मुझ जैसा आदमी भी उठ के जा सकता है और जाके कह सकता है कि मैं एक
दर्शी तौर पे तो मैं ठीक था, लेकिन अब मैं साइकोलॉजी तौर से मैं फील करता हूँ कि नहीं, मैं एक औरत हूँ और वो नादरा में जाके आसानी से अपनी जेंडर चेंज करवा सकता है। और इसमें नादरा के बारे में क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। Every transgender person, being the citizen of Pakistan, who has attained the age of 18 years, shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNIC, CRC driving license and passport in accordance with the provision of the NADRA Ordinance 2000 or any other relevant laws। पहला मसला कहाँ पे आ गया? एनी पर्सन। दूसरा मसला इन्होंने फिर दे दिया सेल्फ परसेव्ड जेंडर आइडेंटिटी। तो जो भी बंदा अपने आप को जिस किस्म का फील करे वो उस चीज को बेस बनाकर नादरा में जा सकता है और जो अपना सेक्स है उसको वो चेंज करवा सकता है। अब ये दो मसले थे जिसकी वजह से पिछले 3-4 महीनों में हमारे मुल्क में काफी कोहराम सा मचा रहा और पूरा मुल्क इस पे बहस करता रहा। ये वह दो मसले थे। अच्छा, इसके अब आते हैं पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की तरफ। तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के बाद मैं आपको इसके कुछ फैक्ट एंड फिगर भी सामने रखूंगा कि वाकई LGBTQ को हमारे मुल्क में प्रमोट किया जा रहा है कि दूसरे कंट्रीज भी ऐसे सेम कर रही हैं। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या हो? इसका सेक्शन 17 कहता है कि जो किसी ट्रांसजेंडर को भीख मांगने पर मजबूर करेगा उसे 6 माह कैद बामुशक्कत और 50,000 जुर्माना किया जाएगा। ये काफी अच्छा स्टेप था और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा पहला एक रिटर्न डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट थी, ऐसा एक्ट था जिसमें जो कि टोटली ट्रांसजेंडर के मुताल्लिक था और उनके लिए हर एक चीज स्पेसिफाई करके बयान कर देगी। लाइक उनको एजुकेशन का हक दिया गया, उनको एम्प्लॉयमेंट का हक दिया गया, उन्हें पब्लिक प्लेस में जाने का हक दिया गया और उनके हक में ऐसे कानून बनाए गए जो कि उनके जो डिस्क्रिमिनेशन उनको करता है, डिस्क्रिमिनेशन जो भी करे, चाहे वो उसमें वो उनके तासुब हो, कोई उनके साथ करे, कोई दुश्मनी रखे, कोई बुगस करे, कोई उन्हें हरासा करे, उनके साथ सेक्स करने पे उनसे मजबूर करे, तो इनके हक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कानून हुकूमत पाकिस्तान ने बनाए हैं। ठीक है, ये इसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है। अब आप ये देखें कि जब 18 मई 2018 को ये बिल पास हो रहा है, उसी वक्त उसी दिनों में उसी मंथ में ही इंडिया में भी ये बिल पास हुआ, वहाँ पास हो गया। लेकिन उनमें एक शिक इजाफी थी, वो ये थी कि एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। यहाँ पे कहा ना कि एनी पर्सन जिसको सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी जो भी मतलब वो अपने को समझेगा वो नादर डायरेक्ट जाएगा और अपना मतलब जाके वो जेंडर चेंज करवा देगा। वहां पे एक मेडिकल बोर्ड का क्याम लाएगा कि जब वहां मेडिकल बोर्ड मंजूरी देगा तो फिर उसका जेंडर चेंज होगा। और यूके में भी यही सिस्टम फॉलो किया जाता है क्योंकि मेडिकल कमेटी होगी। लेकिन इस पूरे एक्ट में मेडिकल कमेटी का जिक्र ही नहीं किया गया। तो ये थे इसके कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। मुझे जो अगर आप मेरी पर्सनली राय देखें तो मैंने आपके सामने सब अहकामात रख दिए गए हैं। तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है। अगर हमारे एक कंट्री अगर सेकुलर स्टेट होती तो फिर तो इस किस्म का कोई इशू नहीं है। जैसे कि हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारी कंट्री इस्लामिक कंट्री, अगर इस्लामी कानून ही लागू होंगे तो फिर जो एनी पर्सन और सेल्फ परसीव आइडेंटिटी वाला मामला है जो कि इंतहाई गलत है और इसको अमेंड होना चाहिए अगर हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें। हाँ, अगर एक सेकुलर कंट्री है तो फिर तो ठीक है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिए और अपना फीडबैक भी मुझे कमेंट में जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।